All right, then today I'll be discussing with you how to analyze your FLT. After you have given your FLT, how to analyze it. For that, you will see that we have provided an analyzer sheet to you, जो कुछ ऐसी दिखेगी, right? अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनते जाना और उसको इंप्लीमेंट करते जाना, कहीं लिखना है तो लिख लेना. So what we have done is we have segregated all the questions in your FLT as per subjects. कोई क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का था हमने उस हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे दिए आपको और क्वेश्चन नंबर भी दे दिया है आपको. दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर दे दिया है. आपके लिए ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. आपको क्या करना है, हमने थीम भी लिखी है. आप अपने एफएलटी जब एनालाइज करोगे आगे इसी तरीके से करना है. थीम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें टाइम लगता है. हमने आपके ईज के लिए किया है टीम ने. अब नेक्स्ट कॉलम इसमें देखोगे आप, राइट और रॉन्ग का है सबसे पहले, है ना. अगर नहीं दिख रहा है तो मैं हटता हूं सामने से. राइट और रॉन्ग का कॉलम है, वैसे सबको दिख रहा होगा. इस राइट और रॉन्ग के कॉलम में क्या करना है, अगर क्वेश्चन ठीक है तो राइट, रॉन्ग है तो क्रॉस, और स्किप किया है तो स्किप छोड़ दिया उसको. देन लुक एट द फर्स्ट कॉलम. अब इसके बाद आपको 6 कॉलम दिखेंगे अपने सामने. ये 6 कॉलम्स में आपके हमने 6 इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं जो हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर पेपर में आप गलतियां कर सकते थे या आपसे गलतियां करवाई जा सकती थी, आपके क्वेश्चंस गलत या स्किप हो सकते थे इन 6 इश्यूज की वजह से. वो इश्यूज क्या है? सबसे पहला है सोर्स का इशू. इसका मतलब क्या है, सर ये जो क्वेश्चन था ये दिया कहां से, मेरे सोर्स में ही नहीं है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, आपके सोर्स में है ही नहीं. अच्छा, आपने ना पढ़ना और सोर्स में ना होना अलग बात है. आपके सोर्स में है कि नहीं है वो इंपॉर्टेंट है. आपने नहीं पढ़ा वो आपकी गलती है. आपके सोर्स में है कि नहीं है आपको वो आइडेंटिफाई करना है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट कि सर ये मेरे सोर्स में नहीं था तो कोई बात नहीं. ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो कोई कोर स्टैटिक का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो गए कि सोर्स का इशू आते ही जा रहा है स्टैटिक के कोर में, देन दैट इज एन इशू, देन दैट इज अ मेजर इशू. बात समझ में आई? तो इसमें हमें क्या करना है कि ऐसे पर्टिकुलर चीज में हमें या तो नॉलेज एनहेंसमेंट हो गया हमारा. सेकंड चीज क्या है, अगर हमारे सोर्स में कोई मेजर इशू है, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बार 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 सोर्स का इशू आते ही जा रहा है, तो उसका सोर्स फिर हमें थोड़ा सा अपना इंप्रूव करना पड़ेगा. क्लियर बात? दूसरा कॉलम देखो, दूसरा कॉलम क्या है, रीडिंग का इशू. रीडिंग का इशू क्या है, सर ये प्रियम्बल पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं था, मुझे ये तो पता है मेरे सोर्स में था लेकिन मैंने पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दिया. ये मनी सप्लाई से क्या होना है मैंने ध्यान नहीं दिया. मतलब रीडिंग टाइम पे आपने वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर वो अंडरस्टैंडिंग की यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है वो डेवलप नहीं करी थी. अगर किसी सब्जेक्ट में ये आपका एक मेजर इशू है तो इसका मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसको और डीपली और इंट्रिकेसीज के साथ पढ़ो. बहुत बच्चों को इशू होगा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में. दिस विल बी अ मेजर डोमिनेंट इशू इन ज्योग्राफी. देन द नेक्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी ऑफ रिकॉलिंग. अब ये क्या है, रिकॉलिंग क्या बला है, रिविजन. द लैक ऑफ रिविजन. सर मेरे सोर्स में भी था, पढ़ते टाइम कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था, याद भी किया था, यहां बैठ के याद ही नहीं आया, निकल ही गया दिमाग से. ये क्या है, रिकॉल ना कर पाना एग्जामिनेशन में. ये किस चीज का इशू है, दिस इज अ मेजर इशू ऑफ रिविजन. इस पर्टिकुलर स्टेज पे व्हेन वी आर 9 वीक्स अवे फ्रॉम द एग्जाम, बहुत बच्चों का ये वाला इशू आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अभी उतना रिवाइज नहीं है. धीरे धीरे एज यू गो फॉरवर्ड एवरी सीरियस एस्पिरेंट उसका ये वाला इशू आना कम हो जाएगा. जैसे जैसे कम हो जाएगा आप समझते जाना कि आप प्रीलिम्स के नजदीक पहुंच रहे हो कट ऑफ के. ठीक है. देन द फोर्थ कॉलम इज दैट ऑफ एप्लीकेशन या फोकस. ये है ब्लास्फेमस, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी गलती है. ये क्या है भाई, सर मेरे सोर्स में भी थी चीज, मैंने पढ़ी भी थी, मेरे को याद भी थी, मैं रिकॉल भी कर पा रहा था, मैंने फिर भी गलत कर दिया. क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के चीजें बहुत अलग होती हैं. जब आपने पढ़ा था तब आपने इस हिसाब से नहीं पढ़ा था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, इसका स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं क्या, इंटरप्रिटेशन क्या होगी, नैरो होगी कि वाइड होगी. कहीं नोट नहीं पढ़ा, ओनली नहीं पढ़ा, ओवर थिंकिंग कर ली. ये सारे इश्यूज आपके इस पर्टिकुलर कॉलम में आएंगे जो कि आपका एप्लीकेशन एंड फोकस का कॉलम. बहुत ध्यान से इस बात को सुनना. जितना ज्यादा आपका ये कॉलम भरा हुआ है उतना ज्यादा अभी आप प्रीलिम से दूर हो अपनी कट ऑफ से. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इससे बेटर और क्या होगा, आपका पढ़ा हुआ भी है, आपके सब्जेक्ट से आया है, आपकी नॉलेज से आया है, आपको याद भी है, तब भी अगर गलती करो तो फिर दैट हैज टू बी अवॉइडेड. तो प्रीलिम्स तक जाते जाते दिस नंबर हैज टू कम डाउन टू जीरो. जीरो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका, मैड, फिफ्थ कॉलम. अब मैड में क्या करना है, अगर दिख रहा है कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने मैड से सॉल्व किया और मेरा सही सॉल्व हो गया तो उसके सामने मैड टिक
और कौन से मैथ से सोल्व हुआ आगे जाके वो लिख दो। अगर लग रहा है कि नहीं मेरा तो ये गलत हो गया मैथ से, मैंने सोचा था यार डबल डेटा दे रखा है काटना है, लेकिन तो सही निकल गया डबल डेटा, तो पुट अ क्रॉस ओवर इट एंड लिख दो कि यार ये वाला मैथ मेरा यहाँ पे गलत हुआ। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, ये नहीं करना कि नहीं मैंने मैड लगाया था ठीक हो गया लेकिन मैं फिर भी बोलूं कि मेरी नॉलेज से ही ठीक हुआ है, ऐसे नहीं करना है। नहीं तो इससे क्या होगा कि सारे मैड वाले गलत गलत गलत, ये मैड से गलत हुआ, मैड से गलत हुआ, सही तो मैंने नॉलेज से कर लिया, है ना, तो मैड पे डाउट करने लगोगे फिर। वैसे नहीं करना है, यू टू वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी शीट है, यूपीएससी में तो जा नहीं रही, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। बात समझ में आई? देन द लास्ट कॉलम इज दैट ऑफ 50-50। इसमें भी और मेड में भी सेम ही बात है कि 50-50 में भी क्या करना है हमें कि अगर जेन्युइनली मुझे दिख रहा था कि 50-50 तक ही मैं आ पाया और उसके बाद मेरा ठीक हुआ है, तो वहां पे एक टिक लगा दो। अगर जेन्युइनली दिख रहा था कि 50-50 तक आया और गलत हुआ तो क्रॉस लगा दो। फॉर 90% ऑफ यू और इवन मोर देन दैट, आई एम टेकिंग अ वेरी लाइक कंजर्वेटिव फिगर ऑफ 90, उससे ज्यादा ही होगा, नेट करेक्ट आएगा अगर 50-50 में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो, और आप ऑनेस्टली उसको मार्क करोगे तो, क्योंकि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से धोखा नहीं देती है। आपके इक्वल नंबर ऑफ करेक्ट इक्वल इनकरेक्ट होंगे तो भी नेट पॉजिटिव ही आएगा। मैड में भी नेट पॉजिटिव आएगा, 50-50 में नेट पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई? सो यू हैव टू एनालाइज द एंटायर पेपर इस पर्टिकुलर तरीके से। नाउ द वर्क डजंट एंड हियर, गो टू द नेक्स्ट पेज ऑफ योर शीट्स, पेज नंबर 3। यू विल फाइंड एन एक्यूरेसी कैलकुलेटर। यार ये बहुत मेहनत से बना, इसको बहुत अच्छे से यूज करना, आपके रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सीधा देखा और यहीं से रिवाइज कर लिया पूरे के पूरे एफएलटी को। गो टू द एक्यूरेसी कैलकुलेटर। ये आपका एक्यूरेसी कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे और आपके शीट्स पे। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर चीज पोर्टल पे है, ठीक है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं वहां से। लुक एट दिस एक्यूरेसी कैलकुलेटर है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना नंबर का पेपर था, मार्क्स कितने थे। पॉलिटी से 21 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 42। आईआर से 7 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 14। बात समझ में आ रही है? अब ये हमने क्यों किया है, इसमें आपको ये देखना है कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या स्कोर किया। अगर आपने मान लो पॉलिटी में 42 में से 36 स्कोर किया और आपने आईआर में क्या 14 में से 14, तो स्कोर तो ज्यादा पॉलिटी में किया है लेकिन स्ट्रॉन्गर तो ज्यादा आईआर है ना। इस पर्टिकुलर पेपर के हिसाब से बोल रहा हूं, पेपर टू पेपर वेरी कर सकता है ऑब्वियसली, लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर के हिसाब से आईआर इज अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि वंस यू आर डन विद दिस परसेंटेजेस तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में, इस पर्टिकुलर एफएलटी में मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहा, कौन सा मेरा वीक रहा। द हायर द परसेंटेज द बेटर द सब्जेक्ट। अब एक बहुत मेजर लर्निंग यहां से लेनी है अपने को। आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो बहुत हाई हो। गोइंग इनटू प्रीलिम्स दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और कुछ सब्जेक्ट्स हमेशा ऐसे बचेंगे ही जिनमें आपका एक्यूरेसी परसेंटेज हाई नहीं हो पाएगा। आई एम गिविंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, एक्यूरेसी परसेंटेज हाई हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कल्चर, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल, इनके एनवायरनमेंट आल्सो दीज डेज, इनके इतने वेग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दैट गेटिंग द एक्यूरेसी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट उसमें भी एक बेसिक मिनिमम एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, वो आपके हमने टॉप 4 में दिए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड आईआर, है ना। पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर एंड ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स में अगर पकड़ अच्छी होगी, कैलकुलेट करके बताओ टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। 42 प्लस 42 इक्वल टू 84, 84 प्लस 14 इक्वल टू 96, 96 प्लस 130। इन 4 सब्जेक्ट से 130 नंबर का पेपर आया है। कोई भी यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, यू विल ऑलवेज फाइंड मोर देन 100 मार्क्स फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ओनली। इन 4 सब्जेक्ट्स में एक्यूरेसी परसेंटेज मिला के अबव 75, अबव 80 अगर होगी तो सोच के देखो क्या शानदार स्कोर आएगा। 75 मींस 100 मार्क्स अगर इस पेपर से आता है, इन 4 सब्जेक्ट से आता है, तो 75 आ गए वहीं की वहीं। नेट स्कोर बता रहा हूं, नेगेटिव वगैरह काट के। फिर यू विल नॉट हैव टू बी ओवरटली डिपेंडेंट अपॉन थिंग्स लाइक हिस्ट्री, कल्चर, एंशिएंट, मिडाइवल, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिफेंस। इन पे ओवरली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये पेपर को टफ बनाती हैं बुक्स, रैंडम क्वेश्चंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। कैसे करोगे? ये तो कर ही नहीं पाओगे ना। इसमें एक्यूरेसी इंप्रूव करोगे कैसे? अगली बार स्पोर्ट्स पूछ लेगा, अगली बार ओलंपिक्स पूछ लेगा, पैरा ओलंपिक्स पूछ लेगा, कब तक चेज करोगे?
इसलिए बोला था मैंने, देयर विल बी सर्टेन एरिया जहां पे एक्यूरेसी एक परसेंटेज के बियॉन्ड जा ही नहीं पाएगी, लेकिन कुछ चीजें तो आपके हाथ में है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सॉरी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड आईआर, ये चार चीजें अगर पकड़ स्ट्रॉन्ग कर ली तो एक बहुत मेजर चंक सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें एक्यूरेसी इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। और मैं क्यूमुलेटिव बोल रहा हूं, जैसे पॉलिटी है, मैंने देखा है खूब बच्चों का 85% एक्यूरेसी आ जाती है पॉलिटी में, कुछ बच्चों की ज्योग्राफी में वो एक्यूरेसी है। तो क्यूमुलेटिवली इन चार सब्जेक्ट्स में मिला के 75%, 70 to 75% एक्यूरेसी अगर हम टारगेट करेंगे, इट विल गो लॉन्ग वे इन हेल्पिंग अस इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। बात समझ में आई? लास्ट कॉलम आपके सामने क्या है? ऑफ द डोमिनेंट इशू। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो ऊपर 6 इश्यूज लिखे थे, उनमें से मेरा डोमिनेंट इशू क्या है? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा सोर्स ही बिल्कुल खराब है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, मैं पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दे रहा हूं, या फिर मैं एप्लीकेशन टाइम गलती कर रहा हूं। मेजरली जो मेजर इशू होगा वो पहले 3 में से होना चाहिए। अगर चौथा, पांचवा, छठा कोई इशू किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर इशू आपका अभी रिजॉल्वेबल नहीं है, वो डुएबल है ना। रिजॉल्वेबल कैसे होता है? या तो सोर्स बदल के, या तो सोर्स को मैग्नीफाई करके, या तो और ध्यान से पढ़ के, या तो रिवीजन ज्यादा करके। इन 3 इश्यूज में से आपका मेजर इशू आइडेंटिफाई होना चाहिए। वंस यू डू दैट, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस पर्टिकुलर सोर्स में क्या करना है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या करना है। पॉलिटी में ज्यादातर बच्चों को क्या इशू आएगा? रीडिंग या रिकॉलिंग का। ज्योग्राफी में क्या आएगा? रीडिंग का, रिकॉलिंग का भी आ सकता है। बहुत बच्चों को आईआर में आएगा सोर्स का इशू। तो ये इशू सॉर्ट करोगे फिर उस हिसाब से। बात समझ में आ रही है? देखो यार, वही तरीका है ना, या तो हम वही हर साल की तरह बुक्स पढ़ें 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 और जाके प्रीलिम्स में घुस जाएं, या तो वही तरीका है, और हो सकता है क्लियर भी हो जाए, बहुत लोगों का होता भी होगा। बट एक बेटर स्ट्रैटेजी क्या है कि अब जब हमने एक बेसिक बेस कवर कर लिया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गोइंग अहेड वी टारगेट आवरसेल्व्स, वी प्लान आवरसेल्व्स, वी डू आवरसेल्व्स इन अ मैनर व्हिच इज मोर साइंटिफिक एंड डेटा बेस्ड। तो ये पर्टिकुलर काम आपको अपने हर एक एफएलटी के लिए करना है, और हर एक बच्चे को एक कसम खा के जाना है कि एक हफ्ते में एक एफएलटी में हमेशा पक्का लगाऊंगा हर एक हफ्ते में एक एफएलटी डेफिनेटली। उसका यही एनालिसिस आपको समझ में आता रहेगा, और इसी तरीके से आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। नहीं तो वही रहेगा, बार बार लक्ष्मीकांत उठाओगे, पढ़ोगे, समझ ही नहीं आएगा कि एफएलटी में स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वीक था मेरा इकोनॉमी, पढ़ रहा हूं मैं पॉलिटी। So you'll have to very categorically think over it, analyze your paper in this manner, and then you will see the improvement in your levels. बात समझ में आई सबको? लास्ट की 2-3 शीट्स पे भी हमने इन जो मैंने अभी आपको बातें समझाई, इसी को मैंने आपको कोडिफाई करके लिखा हुआ है। टीम ने इसी को आपको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, और डिटेल में लिखा हुआ है। जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमें क्या करना है। क्लियर है बात? सो दिस इज समथिंग दैट वी विल डू। अगर आप इस तरीके से अपने एफएलटी को एनालाइज करते हो, तो ही एक्चुअली में एफएलटी का फायदा है, नहीं तो कितने भी दे दो। टेस्ट के 3 चीजें होती हैं यार। टेस्ट को अटेम्प्ट करना, वो आप लोगों ने कर लिया, उसके लिए तालियां बनती हैं, राइट। दूसरी चीज क्या होती है? कोई टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना। वो कैसे करना है वो मैंने समझाया आपको, लेकिन आपको हर एक एफएलटी के लिए करना है। बात समझ में आई? तीसरी चीज क्या होती है? उसके नोट्स बनाना। सिंगल पेजर नोट्स ऑफ अ टेस्ट, सिंगल पेज पे। किस चीज के? 2 ही चीज बस, मैंने नई के सीखा, और मेरा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे याद नहीं रहेंगी एग्जाम तक। ये 2 चीजें उसके डिटेल्ड डिस्कशन से उठा लो, एक पेज पे डाल लो। उस पर्टिकुलर पेज पे आपको एफएलटी के नोट्स बन के मैक्सिमम 2 साइड्स में नोट्स बन के रेडी हो जाएंगे। ये 3 चीजें जब आप एक टेस्ट की कर लोगे, एक पूरा दिन लगेगा किसी भी टेस्ट में, लेकिन मतलब क्यूमुलेटिवली बोल रहा हूं, एक पूरा दिन लगेगा हद से हद अटेम्प्ट करने में, एनालाइज करने में और नोट्स बनाने में। 10 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। आज तो कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के बोल रहा था, सर मुझे 5 घंटे लग जा रहे हैं, क्या करूं? बोले थोड़ा बढ़ा ले फिर और टाइम। तो मतलब 5 घंटे इज बेयर मिनिमम, है ना। तो 5 से 10 घंटे डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टैंड इन प्रिपरेशन आपको टाइम लगेगा, बट दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। आज रियलाइज होना हो, आगे रियलाइज होगा, क्योंकि आपका अगला जो एक हफ्ता है, जो एक वीक है, वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपने टेस्ट को एनालाइज करके कौन से एरियाज आइडेंटिफाई किए। बात समझ में आ रही है? तो अगले एफएलटी से पहले अपने 2 सेक्शंस पे काम करना है, बहुत ध्यान से सुनना। 2 तरीके से तोड़ो अपने प्रिपरेशन को, एक डोमिनेंट सब्जेक्ट, एक हाई एक्यूरेसी सब्जेक्ट मेरा मतलब है, दूसरा लो एक्यूरेसी सब्जेक्ट। लो एक्यूरेसी सब्जेक्ट में मेरा सबसे वीक क्या है वो पकड़ो, हाई एक्यूरेसी सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है वो पकड़ो, और दोनों पे इंप्रूवमेंट करना शुरू करो। आई विल एक्सप्लेन दिस। मान लो ये है आपका, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट्स हैं जो वो आपके हाईली डोमिनेंट है, ठीक है। और जो नीचे वाले कॉलम्स हैं, देखो यहां पे मान लो पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ज्योग्राफी, ये 4 हैं, ये हाई एक्यूरेसी वाले, और ये जो 4-5 दिख रहे हैं ये लो एक्यूरेसी वाले। हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे वीक है टॉप 4 में,
जो सबसे वीक है उसको पकड़ना है, और यहां जो सबसे वीक है उसको पकड़ना है, और उन दोनों पे इंप्रूवमेंट शुरू करनी है। तो हाई एक्यूरेसी वाला बढ़ेगा और लो एक्यूरेसी वाला बढ़ेगा। इंप्रूव कैसे करोगे? जो डोमिनेंट इशू आइडेंटिफाई होगा उसके बेसिस पे इंप्रूव करोगे। बात समझ में आई? तो हर वीक ऐसे 2 सब्जेक्ट्स पकड़ो, उन पे इंप्रूव करो, एंड यू विल रियलाइज कि बहुत बहुत शानदार तरीके से जो नंबर्स की ट्रेजेक्टरी है, ऑब्वियसली नंबर्स डिपेंड अपॉन एफएलटी की डिफिकल्टी, हो सकता है कि एफएलटी बहुत डिफिकल्ट आए, बट जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन है उसको बहुत ही डेटा बैक्ड एनालिसिस और डेटा बैक्ड इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? किसी का कोई डाउट इस चीज को लेके? ग्रेट, देन थैंक यू सो मच। यही चीज मुझे आपको समझानी थी, बतानी थी, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम एक पर्टिकुलर एफएलटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और इसके एनालिसिस से ही फर्दर इंप्रूवमेंट होगा। कितने बच्चे कसम खा के जाएंगे कि पक्का हर हफ्ते में एक एफएलटी पक्का लगाएंगे? जुबान से हटना नहीं है बिल्कुल भी भाई, ना जुबान देना मत बिल्कुल, पक्का? देन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेंटोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड थैंक यू यार आप लोगों ने। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।